sold a flat worth 127 crores. उनको मुंबई में इन्वेस्ट करके घर लेना चाहिए या फिर सारी जिंदगी रेंट पे रहना चाहिए। 70% of the people that I have come across believes in वास्तु। खुद का कुछ शुरू करना है और being a गुजराती blood, बिजनेस तो करना ही था। धंधा डीएनए में है। जैसे आपने कुछ कॉन्कर करके आगे आए, उनको क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए? डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी है, आपका कमिटमेंट। 7 से 24 ये दौर में इस पूरे समय के अंदर आपने क्या बदलते देखा, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में? बहुत सारा फंडिंग इंडिया में आ रहा है आज की तारीख में। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते थे और प्रोजेक्ट अटक जाते थे वो अभी इतने नहीं हो रहे हैं। सिर्फ उसके भरोसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो आपका प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है। कितने महंगे फ्लैट मुंबई में हो सकते हैं आज की तारीख में बॉम्बे मार्केट। हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और इस बार हम आए हैं एक सपनों की दुनिया में और आपको मिलवाएंगे सपनों के सौदागर से। घर तो सब बेचते हैं, लेकिन आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे सौदागर से जो सिर्फ घर नहीं बल्कि सपने बेचते हैं। दीपक गाला। हाय, बहुत अच्छे मित्र, और ये आपको बताने वाले हैं इनकी जर्नी और ये मुंबई के जो सपने हैं ये कैसे बिकते हैं। दीपक जी से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं इस मुंबई नगरी के बारे में। उनसे जानने वाले हैं कि कॉमन मैन और जिन्हें वो डील करते हैं अनकॉमन मैन, उसमें क्या फर्क है। वो अपनी उन्होंने जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की, और खास करके जो मेरे ऑडियंस जिनके ड्रीम्स हैं कि हम हमारा बड़ा वाला ड्रीम होम लेंगे, बहुत ही बड़ा वाला, तो वो ड्रीम होम आप कैसे लोगे और वहां तक कैसे पहुंचना है, और ये ड्रीम होम्स लगते कैसे हैं, इनकी कीमत क्या होती है, बिकते कैसे हैं, ये सारी बातें हम आज दीपक जी से सुनेंगे। सो दीपक जी, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन अगर आप मेरे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो यंग एंड डायनामिक है। उनके जो दिमाग है, उनके दिमागों में हमेशा खुराफात रहती है और उनके एम्बिशंस बहुत ऊपर रहते हैं, और वो एम्बिशंस को पाने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे यंग ऑडियंसेस के लिए आप अपनी इंट्रोडक्शन ऐसी धांसू दीजिए ताकि उनको लगे कि अगला दीपक गाला तो मैं ही बनूंगा। ठीक है। मैं एक गांव में पैदा हुआ था गुजरात में। वहां से मुंबई आया जब 2.5 साल का था, तब से एमबीए किया यहाँ से, और फिर होम लोन्स में काम कर रहा था। एक पारसी फ्रेंड मिला आपके जैसा मुझे। उनको मैं गाड़ी चलाना सिखाता था, तो वो हमेशा अपने बॉस की बातें करते थे और वो रियल एस्टेट कंपनी में काम करते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा रियल एस्टेट। मैंने सोचा ये दिस विल बी द राइट प्रोफेशन फॉर मी, बट आई डोंट नो कैसे एंटर होना है। सडनली एक दिन उसका फोन आता है, मुझे बोलता है कि मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू वर्क फॉर माई कंपनी। सो आई सेड दिस, मेरी भगवान ने सुन ली एंड दिस लुक्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये देखते ही देखते मैं रियल एस्टेट में आ गया। तो मैंने 3.5 साल प्राइम प्रॉपर्टीज में काम किया एज अ ब्रांच हेड। मुझे इमीडिएटली ब्रांच हेड बनाया, तो डेजिग्नेशन भी अच्छा था। तो दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच एक्साइटेड मी दैट टाइम। तो मैंने वहां काम करना शुरू किया। 3.5 साल अंधेरी में काम करता था। उन्होंने, मेरे जो बॉस थे मिस्टर पात्रा वाला, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज ही गिव मी द चांस टू कम एंटर इनटू अ रियल एस्टेट। उसके बाद आफ्टर 3.5 years आई वर्क विथ नाइट फ्रैंक, which is a London based international property consultant। वहां पे 3.5 साल काम किया। उसके बाद बस मुझे ऐसा लगा कि बहुत मेहनत कर ली, अब खुद का कुछ शुरू करना है, और बीइंग अ गुजराती ब्लड, बिजनेस तो करना ही था। धंधा डीएनए में है। मेरे फादर ड्राई फ्रूट के बिजनेस में है। ओके। लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद अपना ही कुछ करूं। तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा फैसिनेट कर रहा था। वो टाइम ड्यूरेशन में जब मैं नाइट फ्रैंक में था, तो मैंने पिरोशा गोदरेज का ट्रांजैक्शन किया था। तो इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम भी हो चुका था। तो मैं सोचा था कि नहीं, अभी खुद का शुरू करने का समय आ चुका है। एंड एट द टाइम आई वाज 32। तो मैंने बोला अभी नहीं करूंगा तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने सोचा और डिसाइडेड और जंप किया। 2012 से कर रहा हूँ, आज 2024 में हम बैठे हुए हैं। सो बहुत बढ़िया। yes. आज आपसे हम थोड़ी और बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपके चाइल्डहुड के बारे में। आपने बताया कि आप बहुत छोटी उम्र में मुंबई आए, तो हमें बताइए कि वो जो आपका दौर था, बचपन का दौर था, वो कैसा गुजरा, क्या था? मतलब कुछ लोग होते हैं, दे आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सब मिल जाता है, बड़ी बड़ी
उनके पास इमारतें होती हैं, शोहरत होती है और उनकी गाड़ी थोड़ी आसान हो जाती है शायद, लेकिन आपके चाइल्डहुड में कैसा रहा? सो मैं मेरे मॉम डैड के साथ यहाँ आया गुजरात से। सो आई यूज टू लिव विद माई अंकल एंड आंटी, मेरे फूई और फुआ जो फिलहाल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे, उनको बच्चे नहीं थे तो उन्होंने मुझे बच्चे जैसा बड़ा किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर देम। सो आज मैं जो भी हूँ उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ तो मेरा पूरा स्टडी 10th स्टैंडर्ड तक वर्नाक्युलर में पढ़ाई किया मैंने गुजराती मीडियम में। देन आई केम टू सिडनम कॉलेज। सो मुझे ऐसे लगा एक गांव का बच्चा शहर में आ जाता है, वैसा फीलिंग आ रहा था मुझे वहां पे। सो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरा 11th का ईयर, व्हेन इवन मेरे को छोटा सा कम्युनिकेशन भी करना बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था वहां के बच्चों के साथ। राइट। तो मैंने बहुत सारे इंग्लिश मूवीज देखे, रैपिडेक्स इंग्लिश की पूरी बुक चाट गया, एंड बाय 12th स्टैंडर्ड आई वाज एज गुड एज देम इन स्पीकिंग इंग्लिश। And now when I look back, I also feel very good about and proud about me that at least I was able to conquer that part of my life. Right. That was the only difficult thing I found in my childhood. Correct. Apart from that, I was good in studies. मैं स्कूल में फर्स्ट ही आता था, 10th तक अच्छा खासा पढ़ रहा था। कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था सब कुछ, but then I managed to pass out MBA finance. एंड देन फाइनेंस में वो समय जॉब नहीं थी, तो आई डिड अ फर्स्ट जॉब इन होम लोन्स इन सिटी बैंक, एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ डीएसए। एंड वहाँ पे होम लोन्स करते 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 धीरे धीरे प्रॉपर्टी में आ गया। तो डेस्टिनी को मैं बहुत मानता हूँ, तो मेरी डेस्टिनी प्रॉपर्टी में शायद लिखी थी, तो डेस्टिनी ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आ गया। और आपकी मेहनत तो ऑफकोर्स लगती ही है, लेकिन जो आपका फील्ड रहेगा वो प्री डेस्टाइंड रहता है, बट आपको अलग अलग तरीके से भगवान उस जगह पे पहुंचा देता है। Yes. So, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ज्यादा करके स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा करके वो लोग हैं जो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि मेरी लैंग्वेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो खास करके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज में भी यही प्रॉब्लम रहती है। कई कुछ लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं रहती, वर्नाक्युलर मीडियम से होते हैं। तो क्या आपकी तरफ से उनको क्या एक एडवाइस होगी, जैसे आपने कुछ कॉन्कर करके आगे आए, उनको क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए? I will say whatever that you are choosing, may it be language or whatever is your barrier, be determined to change that thing in you. Because बहुत जब हम शुरू करते हैं तब बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि मुझे चेंज करना है। जैसे हमने जिम ज्वाइन किया तो 15 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद देन वी गिव अप। सो वो एटीट्यूड से कोई भी चेंज नहीं ला सकते। अगर हमें चेंज करना ही है तो डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। तो डिटर्मिनेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। सो आपका डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी है, आपका कमिटमेंट सबसे। सो योर कमिटमेंट टेक्स ओवर एवरीथिंग। Once you are committed to do something, you should be able to do everything which is required to do. Correct. तो जितने बड़े सपने देखेंगे उतने जल्दी उसे पूरी करने की ख्वाहिश रखेंगे। Of course. ये तो हो गई आपके बचपन की बातें, लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे। हम जानेंगे कि आपके प्रोफेशन में, आप रियल एस्टेट प्रोफेशन में लगभग 2007 से, जैसे आपने कहा आप इस प्रोफेशन में हैं, इतने सालों में आपने बहुत दुनिया देखी है, आपने काइंड ऑफ मुंबई को बदलते देखा है। तो थोड़े ग्लिम्स आप थोड़े शेयर करना चाहेंगे कि 2007 से 24 ये दौर में, इस पूरे समय के अंदर आपने क्या बदलते देखा, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में? ये मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। श्योर। सो 2007 में एक ऐसा जमाना था जब डेवलपर की एक लाला कंपनी टाइप हुआ करती थी। वहां पे बिल्डिंग में एक आदमी बैठता था, वही प्रॉपर्टी बेचता रहता था। ब्रोकर आते थे, उनको मिलते थे, वही आदमी से हमें डील करना है। तो 2007 और आज 2024 में पूरा प्रोफेशन आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। जैसे पहले सुपर बिल्टअप एरिया हुआ करता था, बिल्टअप एरिया हुआ करता था, तो अभी जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी है, वैसे रियल एस्टेट मार्केट में रेरा है। ओके। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड हो गई है। हर डेवलपर को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
और रेरा कारपेट पे ही प्रॉपर्टी बेची जाती है। ओके। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कि इतना स्क्वायर फुट का फ्लैट है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रॉपर्टी। सो डेवलपर भी काफी स्ट्रीमलाइंड हुए हैं बिकॉज ऑफ रेरा बीइंग कमिंग इन द पिक्चर। राइट। तो इंडिया का बहुत अलग तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारा फंडिंग इंडिया में आ रहा है आज की तारीख में। रियल एस्टेट डेवलपर को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते थे और प्रोजेक्ट अटक जाते थे, वो अभी इतने नहीं हो रहे हैं बिकॉज सो मच फंड्स इज कमिंग टू इंडिया। सो द वे इंडियन स्टॉक मार्केट हैव इंक्रीज्ड, इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैव आल्सो इंक्रीज्ड वेल। एंड आई फील हम चैनल पार्टनर, जो एक ब्रोकर या दलाल कहा जाता था इन द हिंदी लैंग्वेज, सो आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू लोधा डेवलपर बिकॉज उन्होंने चैनल पार्टनर नाम दिया और फिर सारे डेवलपरों ने वो नाम आगे लेके गए। राइट। तो ये जो चैनल पार्टनर नाम आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज मैं हमेशा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो सोचता था कि बड़ा होके पापा क्या करते हैं, तो दलाल है बोलेंगे तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील होता था। तो काम काम होता है, मैं हर काम की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आज जो चैनल पार्टनर वर्ड या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वर्ड जो मिला है हमें, आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज है हमारे लिए। करेक्ट। और डेवलपर इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन है और सेम वे चैनल पार्टनर में भी काफी कंपटीशन है, बट इस कंपटीशन की वजह से हमारा फायदा ये हुआ है कि हमें बहुत जगह अच्छी इज्जत मिलती है। अभी जो पहले के डेवलपर खाली जैसे एक ओनर रहता था, उनके 2-3 एम्प्लॉय रहते थे, तो वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अभी देयर इज अ प्रॉपर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल टीम्स होती है, उसमें इवेंजुलिस्ट होते हैं, प्रॉपर्टी इवेंजुलिस्ट होते हैं, जो आपसे कनेक्ट करते हैं, वो सोर्सिंग आरएम कहे जाते हैं। तो वो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बातें करते हैं कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको हर एक नए प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है। डेवलपर की खुद की वेबसाइट्स होती है जहां पे आप देख सकते हो कि उनका कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है। राइट। तो जैसे पहले के जमाने में सिर्फ एक आदमी बेचा करता था, तो काफी चीज चेंज हो गया है। और अब जब 2020 के बाद काफी डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो क्लाइंट भी बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। करेक्ट। तो हमें भी उतना ही अवेयर होना पड़ता है बिकॉज हमें अगर उनको बेचना है तो हमको उनसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको सिर्फ एक ब्रोकर की तरह नहीं देखते हैं, वो आपको एक दोस्त की तरह देखते हैं 100%। क्योंकि मेरे मानने से जो डेवलपर बना रहा है प्रॉपर्टी, क्लाइंट उसके पास डायरेक्टली भी तो पहुंच सकता है। आपकी बात 100% सच्ची है कि आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। आप एक पिक्चर देखने जाते हैं, सही, आप एक दोस्त से तो बात करते हैं, भाई ये पिक्चर कैसी लगी, बराबर। आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, 700-800 रुपया, करेक्ट, ठीक है। आप एक गाड़ी लेने जाते हो 4-5 लाख की, आप 2 लोगों से बात करोगे तो भाई गाड़ी कैसी लगी, राइट। तो अगर किसी ने बोल दिया ये गाड़ी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो आप वो नहीं लोगे। करेक्ट। तो जब मैं 5 करोड़ या 50 करोड़ या 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं जो डेवलपर है सिर्फ उसके भरोसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा? माय आंसर इज नो। राइट। सो कितना भी डिजिटलाइजेशन बढ़ जाए, कितना भी आदमी टेक्निकली आगे बढ़ जाए, नॉट वी इंडियंस, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स एन अप्रूवल। पहले वो खुद खरीदने जा रहा है तो उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है किसी का। आई थिंक दैट पार्ट वी प्ले, बट दैट इज नॉट द ओनली पार्ट। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट जिसका मिसकंसेप्शन होता है कि मैं ब्रोकर के साथ जाऊंगा तो मेरा रेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। दिस आई वांट टू टेल इट टू एवरीबॉडी। आप ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो आपका प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, आई ट्रस्ट मुंबई डेवलपर वेरी वेल। पर जिस तरीके का हम लोग को नॉलेज होता है या कितना डेवलपर नेगोशिएट कर सकता है, उसका जो हमें आइडिया होता है, आई थिंक इवन अ क्लाइंट को उतना पता नहीं होता है। तो इसके लिए क्लाइंट के हमारे पास आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट के मैं चला गया किसी बिल्डिंग में, बहुत सारी बिल्डिंग में लीकेजेस होते हैं जो हमें पता होता है। मैं कितने क्लाइंट को मना कर चुका हूं सर्टेन बिल्डिंग्स में जाने का, बिकॉज ये पॉडकास्ट है, मैं किसी बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा। तो वो लोग बोलते तू क्यों मना कर रहा है, तो मैं उनको अपने रीजंस बताता हूँ कि ये बिल्डिंग में लीकेज है, या इस बिल्डिंग में ओसी का प्रॉब्लम है, या ये डेवलपर का, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रिस्क है,
और आज अपने करोड़ों रुपए डाल रहे हो, करेक्ट। तो आपको भी एक ट्रस्टेड आदमी की जरूरत होती है जो आपको हेल्प कर सके। तो ऑफ कोर्स दे ट्रीट अस एज अ फ्रेंड। देयर आर क्लाइंट्स हु गिव्स यू very good respect, and I like working for those kind of client personally. But having said that, कुछ clients थोड़े गरम मिजाज भी होते हैं, but as a broker हमें हर तरीके के इंसानों के साथ डील करने की भी आदत हो गई है। खैर वो तो हर It's part and parcel of the game. हर प्रोफेशन में डील करना ही है Yes. कि अच्छे और बुरे हर हाँ. टाइप के लोग हैं, हर हाँ. जगह पर है। हाँ. So but but to answer, sorry to cut you, but to answer your question, हम कुछ भी खरीदते हैं ना, हमें एक वैलिडेशन चाहिए रहता है किसी का। आई थिंक दैट इज द इनर नीड ऑफ एनी क्लाइंट हु गोज टू बाय अ प्रॉपर्टी। करेक्ट। इसके अलावा मैं कहीं फंस ना जाऊं या मुझे कोई सच ना बताए डेवलपर का आदमी, मतलब ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हर आदमी झूठ बोलता है, बट ये कलयुग है, ऐसे तो नहीं है कि हम तो बेटर है कि वो किसी ब्रोकर की हेल्प ले, तो उसमें उसका ही ज्यादा फायदा होगा। करेक्ट। रेदर देन एक डायरेक्शन मिलेगी। हाँ, वो 1% या 2% सोचने के अलावा बहुत लोग उसके ऊपर, और जो भी क्लाइंट जो बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं वो हमेशा ऊपर का ही सोचते हैं। तो आई थिंक टू टेक समवन्स एडवाइस इज नेवर बैड। राइट। या सो अभी क्योंकि आपने कुछ मेंशन किया, नंबर्स की बात की, जैसे हाँ. 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, हाँ. थोड़े हमारे ऑडियंस को बताइए हाँ. कि आपने जो फ्लैट्स बेचे हैं या आपने प्रॉपर्टीज बेची हैं, तो क्या मैक्सिमम टिकट साइज रहा है आपका? कितने महंगे फ्लैट मुंबई में हो सकते हैं? दो रोल हुए थे, एक जब मैं जॉब में था और एक जब मैंने नील कंसल्टेंसी शुरू किया, यानी दीपक गाला जब कंसल्टेंट बने। तो जब मैं नाइट फ्रैंक में था, द हाईएस्ट फ्लैट दैट आई हैव सोल्ड इज अ 43 करोड़ ट्रांजैक्शन। ओके। या that had a 270-degree sea views. Okay. It was in Worli. Very very famous personality who's bought that. Okay. And another flat, when I started off Neil Consultancy, I broke the record of my job role. Mm-hmm. I have sold a flat worth 127 crores. Okay. Yeah, which is in Prabha Devi. Superb. Yeah. Superb. मतलब 100 करोड़ प्लस की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये खरीदने वाले लोग कहाँ से मिलते हैं सर? ये बताइए थोड़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मुंबई में डिफरेंट तरह की मार्केटिंग चलती है, तो हम भी वो सब मार्केटिंग करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये क्लाइंट का बात करूंगा तो आप बिलीव ही नहीं करोगे ये क्लाइंट कैसे जनरेट हुआ था। तो टेलीकॉलिंग चलती है आप। Okay. हाँ, तो अपने को लगता है कि टेलीकॉलिंग से क्लाइंट जनरेट नहीं होते हैं। राइट। तो वो जो हमें फोन आते हैं कि हेलो सर फ्लैट लेना है आपको। यस यस यस। तो हम एक प्रॉपर्टी मार्केट कर रहे थे जो इट वाज मोर देन 20 करोड़। तो हम टेलीकॉलिंग चला रहे थे, तो वहां पे एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे 10,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट चाहिए है। तो माय फर्स्ट रिएक्शन एज अ दीपक गाला वाज, छोड़ना यार, दूसरे क्लाइंट पे फोकस करते हैं कि ये जब होगा तब देखा जाएगा। बट ये पर्टिकुलर पॉइंट में आई वांट टू गिव अ क्रेडिट टू माय वाइफ। शी टोल्ड मी कि दीपक एटलीस्ट जाके क्लाइंट को मिलकर आते। तो वी वेंट, met the client's wife we met, and we understood that she had such a big requirement. डील इतनी फास्ट नहीं हुई थी, डील होते होते 2 साल लगे थे। Okay. लेकिन इस 2 साल के ड्यूरेशन में काफी चीजें हम लोग में काफी कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुआ और काफी बातें हुई जिसमें हमारा रिलेशनशिप बॉन्डिंग हुआ। उसके बाद ट्रांजैक्शन होता है। तो जब भी आपका कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, इट इज नॉट लाइक कि सर ये प्रॉपर्टी आप ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो आपको जाना है, आपको दिखाना है, उनको बताना है कि क्यों ये आपको प्रॉपर्टी खुद को अच्छी लगती है। तब जब आप कन्विंस हो किसी प्रॉपर्टी से, तभी आप दूसरे को बेच पाते हो। तो वो 2 साल का रिलेशन यस कन्वर्ट होता है 100 CR प्लस में। यस यस। सो वो ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, आपने जाके दिखा दी। तो इतना इजी नहीं है ये प्रोफेशन, जैसे कोई प्रोफेशन नहीं है, आप कोई प्रोफेशन इजी नहीं है। करेक्ट। लेकिन हर प्रोफेशन में एक एक्सपर्टीज लगती है कि अगर आपके पास 100 करोड़ का क्लाइंट आया है तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन होगा, और अगर आप खुद घर खरीद रहे हो तो आप क्या सोचोगे। जब आप वो थॉट प्रोसेस जुड़ा पाते हो तब आप डील कर पाते हो। इट्स मोर लाइक अ ट्रस्ट। सामने वाले को आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, हाँ, उसका ट्रस्ट उसकी जिंदगी की कमाई को yes, आपके ऊपर, आपके विश्वास पे डाल देनी है उसने। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई बिलीव इन इज दैट आपका पैसा आप अगर किधर लगाओगे तो वो आप कैसे लगाओगे। अगर आप ये सोच पाते हो उनके लिए, तो ही आप उनके लिए ट्रांजैक्शन कर पाते हो। अगर आप ये कर सकते हो
तो ही आप ब्रोकर बन सकते हो, वरना बहुत सारे ब्रोकर पड़े हुए जो बेचारे घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं विदाउट थिंकिंग के क्लाइंट को क्या चाहिए या क्लाइंट की नीड क्या है। अगर आप वो समझ नहीं पाते हो ना, तो ट्रांजैक्शन करना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। सही है, तो ये बहुत साधु वाला काम काज है। हाँ, साधु साधु बोल सकते हो। तो अभी आगे बढ़ते हुए थोड़े ऐसे सवाल आपसे पूछने वाले हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे नंबर्स बताए ना जो शायद हमारे व्यूअर्स के दिमाग को बौखला देंगे। मतलब उनको लगेगा कि भाई मतलब 100 करोड़ 80 करोड़ मतलब 100 करोड़ प्लस आपने बोला, इतने महंगे महंगे फ्लैट्स। आई मीन क्या ये इन्फ्लेटेड मार्केट है? आपको क्या लगता है? और खास करके जो हमारे व्यूअर्स हैं, खास करके उनको तो यही लगेगा ना भाई 100 करोड़ इतने महंगे फ्लैट्स कोई खरीदे क्यों, अपनी इन्वेस्टमेंट या करे ही क्यों? और अगेन इट इज अ फ्लैट, एक बिल्डिंग में है, तो इतना पैसा डाल देना एक बिल्डिंग में, आप थोड़ा उस पर लाइट डालिए, बताइए कि भाई ये इतना भाव पहुंचता कैसे है, उसके रीजन क्या है? आपके लास्ट शब्द से मैं वापस पहले शब्द तक जाऊंगा। Okay. कि आपने बोला ये फ्लैट है जो बिल्डिंग में है, जो वर्सेस बंगलो, किसी का बंगलो हो तो बंगलो के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, मच्छर होते हैं, आपको मैनेज करना है, सोसाइटी का सिक्योरिटी आपको मैनेज करना है, तो बंगलो के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और फ्लैट के जो आप बिल्डिंग में रह रहे हो, कम्युनिटी के साथ रह रहे हो, आप ही की तरह के लोग हैं, बिकॉज आप ही के जितने पैसे खर्चे कर कर आए हैं। करेक्ट। सो यू मिंगल विथ लाइक माइंडेड पीपल। राइट। एंड कोविड में हमने देख लिया कि अकेले रहना कितना डिफिकल्ट है। करेक्ट। तो मेरे लिए अगर आज मुझे एज अ रियल्टर पूछा जाए कि तुझे बंगलो में रहना है या बिल्डिंग में, मैं बिल्डिंग बोलूंगा। ओके। यहां तक कि लोधा डेवलपर जैसा डेवलपर अलीबाग में बिल्डिंग बनाने की कोशिश करने वाला है। ओके। ओके, और दैट इज गोइंग टू बी अ सुपर बिल्डिंग which will come soon to you. Yeah, so having said everything, प्राइस मुझे आज की तारीख में बॉम्बे मार्केट थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लगता है। ओके। बट जो फ्लैट हम लोग बेचते हैं, जैसे जो सी फेसिंग फ्लैट दुनिया में है, हमेशा पूरे अक्रॉस ग्लोब घूमिए, जितने भी सी फेसिंग फ्लैट है वो हमेशा महंगे होते हैं। व्यू के पैसे है। स्काई विलास ले लो आप, या कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती है, उसकी हमेशा वैल्यू होती है। बट हमारे यहाँ पे 3 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ 100 करोड़ के फ्लैट बेचते हैं। करेक्ट। तो आप और अच्छे डेवलपर भी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, तो आपके पास वेरिएशंस है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसे लगता है कि ये हमेशा डिमांड सप्लाई का गेम है। ओके। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है वैसे सेम, मैं गुजराती हूं तो स्टॉक मार्केट का ज्यादा एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये हमेशा डिमांड सप्लाई है, और मुंबई में डिमांड हमेशा रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और पर्टिकुलर फ्लैट की चॉइस आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ज्यादा रहती है, रेदर देन वंस द बिल्डिंग इज रेडी। ओके। या बहुत लोग बोलते हैं बिल्डिंग बन जाने दो, फिर हम लेंगे, तब जो भाव होगा वो हम दे देंगे। करेक्ट। लेकिन देन यू लूज आउट ऑन चॉइस। आज आपको यहाँ ही पे फ्लैट चाहिए व्रज टियारा में, आज एक ही फ्लैट बचा है आपके पास जो आपको पूरा ब्लैंकेट सी व्यू देता है, तो मेरे पास सिर्फ अभी एक चॉइस बची है। वो तो फ्लैट को हम इस वीडियो में थोड़ा दिखाना पसंद करेंगे। जरूर जरूर, मैं आपको ले जाऊंगा वो फ्लैट में दिखाऊंगा, लेकिन आपके पास चॉइस कम रहती है। फिर जब 4 लोग वो एक फ्लैट के लिए आएंगे तो भाव तो बढ़ना ही है। करेक्ट। या सो इट्स ऑलवेज अबाउट अ डिमांड एंड सप्लाई। तो इट कैन नेवर बी जनरलाइज्ड कि प्राइस इन्फ्लेटेड है। आज मेरे को एक टाइम जब मैं मॉडर्न विवारिया बेच रहा था, रहेजा विवारिया, तब मैंने 23,000 में बेचा है। आज वो प्रॉपर्टी के 75,000 प्राइस है स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फुट। वही आज की तारीख में आप ये प्रॉपर्टी देख लो, जो भाव में मैं बेच रहा था जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी और आज रेडी है, उसमें डिफरेंस आता ही है सर। और व्हेन पीपल स्टार्ट लिविंग, थोड़ा बहुत प्राइस और बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होते हुए देखा मैंने। सो मुंबई में अगर मेरे जो प्यारे ऑडियंस है, खास करके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो शायद से आज 18 साल 20 साल या 25 साल मैक्सिमम ये उम्र में होते हैं, और ये उम्र में उनके दिमाग में एक सपना होता है कि हमें फ्लैट लेना है, हमें घर लेना है। तो क्या उनको मुंबई में इन्वेस्ट करके घर लेना चाहिए, या फिर सारी जिंदगी रेंट पे रहना चाहिए? क्योंकि आजकल का जो जेनजी है ना, वो ये सोचता है कि हम क्यों ना रेंट पे सारी जिंदगी निकाल दें।
आप देखो, आप रेंट पे रहो या आउटराइट फ्लैट लो, मेरा तो फायदा ही है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके पास 500 करोड़ है और आप 100 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो इट इज मेकिंग सेंस, बट आपके पास 100 करोड़ है और आप 90 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस। राइट। ओके, सो सेम वे जैसे आपने स्टूडेंट का बात किया, अगर स्टूडेंट बॉम्बे में नया आया है तो ही शुड स्टे ऑन रेंट, बट एज ही ग्रोज वेल एंड ही मेक्स गुड मनी आउट ऑफ दिस लक्ष्मी नगरी, he can definitely eventually buy a flat. But so personally मुझे as a individual, मैं 1978 born हूँ, तो हमारी जनरेशन यही सोचती है एक घर होना चाहिए, बराबर। क्योंकि वो रेंट के अपने एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज आपको हर 3 साल में नया घर ढूंढना है, कोई नया लैंडलॉर्ड मिलेगा, उसके साथ आपका जमेगा नहीं जमेगा, तो इट दैट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन कॉस्ट वाइज मैं बोलूंगा रेंट सस्ता है। आज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 2.5% से 4% से ज्यादा यील्ड नहीं लेती है, तो वो सस्ता पड़ता है। आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा डाल के रखो, वो इवेंचुअली बढ़ जाएगा, तो आपका फायदा ही है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो पैसा आप कहीं और डाल दो और वो पैसा ना बढ़े। तो रियल एस्टेट एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आपको कभी भी जब भी आपको बेचना है, इट टेक्स टाइम बट इट विल गिव यू मनी। करेक्ट। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राहेजा विवारिया जैसा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो 19,000 और 23,000 में मिल रहा था एक टाइम में, जो आज 75,000 का है, तो दैट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन आपको रियल एस्टेट में मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस इन्फ्लेटेड है, बट आपको अप्रिसिएशन कहीं पे भी मिल सकता है, आप परचेस करो तो भी मिल सकता है। तो आप जो सोच रहे हो कि मैं रेंट पे रहूं वर्सेस मैं खरीद लूं, ये सोच में आपको ये सोच भी डालने पड़ेगा कि इसका कैपिटल अप्रिसिएशन कितना होगा। अगर आप में वो थॉट प्लस ये थॉट मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप डिसीजन अपने हिसाब से लो। बट फॉर अ स्टूडेंट हु इज कम न्यू इन बॉम्बे, ही कैन पुट इट स्टे ऑन रेंट एंड देन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, ही कैन मीट अस। सो अल्टीमेटली आप ये इतना सजेस्ट जरूर करेंगे कि कहीं कभी ना कभी आप अपना घर जरूर खरीदो, भले टाइम लगाओ, पेशेंस से रहो, थोड़ा धीरे धीरे से पैसे जमा करो, और आप अपना घर जरूर खरीदो। और जब आप खरीद रहे हैं तो हमारे मुंबई के जो टॉप 5 रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, उनमें हमारे जो दीपक गाला जी हैं, उनसे आप जरूर मिलेगा, क्योंकि वो आपको आपका ड्रीम वाला जो घर है वो दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो क्योंकि हमने अभी बात की और आपने गाइड किया कि हमें घर तो खरीदना ही चाहिए, तो एक घर खरीदने के लिए आई एम श्योर एक चेकलिस्ट जरूर होनी चाहिए कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ये चीज डन, ये चीज डन। तो वो चेकलिस्ट क्या है एक घर खरीदने की, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं, जब वो अपना घर खरीद रहे हैं तो वो उससे ध्यान में रखें। ओके, सो इसको मैं 2 फेज में डिवाइड करूंगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो या फिर आप रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हो। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेवलपर कितना साउंड है, डेवलपर को कौन सी बैंक ने फंडिंग किया हुआ है, या फिर डेवलपर के पास खुद के पैसे है बनाने के। मैक्सिमम डेवलपर्स आज की तारीख में है जो जिनको बहुत बड़ा अगर वॉल्यूम है तो वो बैंक की फंडिंग लेते हैं, एंड विच इज अवेलेबल ऑन रेरा वेबसाइट। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो, आप उसकी रेरा वेबसाइट पे आज की तारीख में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे ये पर्टिकुलर फ्लैट अवेलेबल है या नहीं है, या ये बिक चुका है या नहीं बिक चुका है, आप सब कुछ देख सकते हो उस पे जाके। उसके रेरा नंबर लिखा हुआ होता है, उससे आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो द वे द रियल एस्टेट इज बिकम मच मोर ट्रांसपेरेंट देन व्हाट वाज बिफोर। ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको कितने टाइम पे कैसा कैसे पैसे भरना है, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। फिर आपको जीएसटी कितना लगता है आपको वो पता होना चाहिए, और आपका ऑल इन कॉस्ट कितना आ रहा है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि उनको लगता है कि 5 करोड़ का फ्लैट है, बट देन देयर इज जीएसटी, देन देयर इज सम अदर चार्जेस, एंड व्हिच देन इंक्लूड, सो देयर आर when there are admin charges, there is lot of different charges। तो जितने भी चार्जेस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और डेवलपर आज की तारीख में ट्रांसपेरेंट है तो वो बता रहा है, बट एज अ क्लाइंट यू शुड बी अवेयर दैट यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर प्रोजेक्ट के बारे में, लीगलिटीज के बारे में जाननी है तो भी आप रेरा वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि लैंड में कोई केस है या नहीं है, या कोई केसेस चल रहे हैं तो वो कितने सेंसिटिव है, ये सब चीजें आपको रेरा की वेबसाइट में मिल जाती है। तो ये हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। इसके अलावा रेडी प्रॉपर्टीज होती है, तो रेडी प्रॉपर्टीज में
आपको जो देखना है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का ओसी आया है कि नहीं आया है वो आपको देखना होता है। इसके अलावा जो क्लाइंट से आप खरीद रहे हो उस क्लाइंट का कोई पिछला ड्यूज बाकी है या नहीं बाकी है वो आपको चेक करना होता है। तो यू कैन ऑलवेज आस्क हिम अ नो ड्यूज सर्टिफिकेट फॉर दैट। ओके ओके इसके अलावा आप सोसाइटी में जाके भी एक दो बार बात कर सकते हो कि भाई हम ये फ्लैट खरीद रहे हैं तो इसका कोई ड्यूज बाकी है या नहीं बाकी है। आपका ब्रोकर वो कर सकता है आपके लिए। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लीगल टाइटल हो गया। आप अगर कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको 21 डेज की नोटिस देनी पड़ती है ओके 2 न्यूज़पेपर में। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई केस है या कुछ है तो ही विल कम एंड ही विल टेल यू कि नो बॉस दिस इज लिटिगेटेड फ्लैट। सो ऑल दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बाइंग अ रीसेल प्रॉपर्टी। ओके या ठीक है। सो दैट इज वन। और सम पार्ट एज अ बायर उसको देखना हो कि इमोशनल कनेक्ट या फिर जो लीकेजेस के प्रॉब्लम है या फिर क्वालिटी कैसा बिल्ड है उसके बारे में थोड़ा। सो डेवलप जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो डेवलपर का रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द मोर बेटर द डेवलपर, आई मीन द मोर ब्रांडेड द डेवलपर, यू गेट बेटर क्वालिटीज। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑलवेज आस्क अ डेवलपर आपने क्या यूज किया है ये पर्टिकुलर चीज में, या आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हो उस चीज के बारे में। एंड इफ इट्स अ रीसेल प्रॉपर्टी देन आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रोकर से या फिर सोसाइटी में किसी से बात कीजिए जो आपको समझा सके कि ये सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है या कौन सा प्रॉब्लम है। बट आई विल सजेस्ट टू एवरी रीसेल बायर दैट बिफोर यू बाय अ प्रॉपर्टी गो एंड मीट एटलीस्ट सोसाइटीज 1% और 2% वंस, सो दैट यू आर वेरी क्लियर एज इन व्हाट यू आर बाइंग। बिकॉज लेने के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पर आप लेने के पहले ये सब चीजें करना जरूरी है। और मुझे भी लगता है कि आज मैं अगर फ्लैट खरीदूंगा ना तो मैं वहां के वॉचमैन से भी बात करूंगा एक बार, ताकि मुझे पता चले कि भाई कैसा आदमी है जिससे मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ। सही है, बढ़िया। और एक लास्ट सवाल बाइंग के ऊपर हम करेंगे कि क्या हमें प्रॉपर्टी बाई करने के लिए लोन लेके ले लेनी चाहिए? इज इट अ गुड एडवाइस? बिकॉज आज बहुत सारे जो ऑडियंस हैं वो जब घर खरीदना चाहते हैं तो वो लोन की तरफ अपना मुंह देखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि बहुत सारे पैसे एक साथ नहीं होते। सो इज इट अ गुड एडवाइस? बिकॉज उसके सामने आता है इंटरेस्ट। यस, और इंटरेस्ट भी है, फ्लैट की अप्रिसिएशन की कॉस्ट भी उसके सामने है। तो आपको क्या लगता है, क्या इज इट राइट एडवाइस? मैं गुजराती हूँ, मैं आपको कैलकुलेटिव हिसाब बताऊंगा। आप लोन लेते हो, अगर आपके पास पैसे भी है फिर भी आपको थोड़ी बहुत लोन ले लेनी चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका लीगल चेकअप फ्री में हो जाता है, क्योंकि बैंक बैठी है वो आपको तभी लोन देगी अगर प्रॉपर्टी लीगली क्लियर है कि नहीं है। ओके। दूसरा, आज 8 या 8.5% के आसपास लोन मिल रहा है, राइट, जो बहुत अच्छा परसेंटेज है मेरे हिसाब से। अगर आप नॉर्मली 1 या 1.5% मार्केट में कमा सकते हो, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत लोन लेना सही है। ओके। हाँ, अगर आपका कैपेसिटी नहीं है वो लोन भरने का, और आप जस्ट बिकॉज यू वांट टू बाय अ लोन हाउस एंड यू आर ओवर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, मतलब आपका ईएमआई समझो 2 लाख रुपया आ रहा है और आपका कैपेसिटी नहीं है उतना भरने का, देन आई विल नॉट एडवाइस। करेक्ट। बट अदरवाइज आई पर्सनली फील फाइनेंशियली लोन इज अ वायबल डिसीजन टू टेक। ओके। या बिकॉज एक तो आपका लीगल चेकअप हो रहा है जो आपको नहीं करना है, एक तरह के ना आपको लॉयर का खर्चा है, बेचारी बैंक कर रही है। दूसरा, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एपीएफ नंबर होता है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सब कुछ चेक कर लिया है। Okay. तो आप वो चीज में क्लियर हो कि भाई ये बैंक ने सब कुछ कर लिया है। वहां जैसे बड़े नाम हो एचडीएफसी, एसबीआई, जो बहुत बड़े बड़े नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर उनका एपीएफ नंबर है तो यू आर श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज वायबल इनफ टू बाय। सुपर। Yeah. सो इट्स अ वेरी गुड एडवाइस आई गेस। तो आज हमारे जो ऑडियंस है उनको अगर फ्लैट बाई करनी है, प्रॉपर्टी बाई करनी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आपसे होगी। सो थैंक यू फॉर दैट। अब आगे के पड़ाव में बढ़ते हैं। ओके, सो हम आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी में है सर के साथ। तो हम वॉक ले रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। इसका नाम व्रज तियारा है। सो अब इस प्रॉपर्टी में घूमते घूमते आपसे कुछ और सवाल करते जाएंगे, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको एक अच्छे नज़ारे और प्यारी कॉन्वर्जेशन दोनों का एक अच्छा सम्मेलन मिले। तो
क्योंकि हम यहाँ पर रिश्तों की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि जो रिलेशनशिप है, जो ये रिश्ते हैं, आपके प्रोफेशन में कितने ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जैसे हमने अभी बोला कि आपको आपके जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो आपको एक दोस्त के नजरिए से देखते हैं, तो आप इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो? और खास करके मेरे ऑडियंस को बताइए कि अगर वो अपने किसी भी प्रोफेशन में रहने वाले हैं, चाहे वो एज अ रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर कुछ और करे जिंदगी में, तो रिलेशनशिप ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनकी जिंदगी में भी, वो उनको समझ पड़े। तो आप थोड़ा शुरुआत करें और बताएं। रिलेशनशिप से नेटवर्किंग बनती है और नेटवर्किंग लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस में हो, आपका रिलेशनशिप विद द क्लाइंट प्लेज अ बिगेस्ट पार्ट। आपका छोटे से छोटा क्लाइंट से भी आपको अच्छा रिलेशन रखना है। विद आप बड़े क्लाइंट से तो रखोगे ही, लेकिन वो छोटा क्लाइंट कब आपको बहुत बड़ा रेफरेंस दे जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब आपको पैसे से तुलना नहीं करनी है। हाँ, क्लाइंट है, छोटा है, बड़ा है, पैसे कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, कम कमाओ, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कमाओ, फर्क नहीं हर एक ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। हर एक ट्रांजैक्शन में वो क्लाइंट का खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे के बादान पे नहीं चढ़ सकते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि मेरा एक क्लाइंट थे जिन्होंने 2 प्रॉपर्टी देखी हुई थी। उसमें से क्लाइंट की वाइफ, बिकॉज मैं घर बेचता हूँ तो घर इज वेरी स्पेशल टू वुमेन, तो and that is the reason my wife is also in my business because she understands women very well. So I personally feel जब वो उसको समझ में आया उसका हस्बैंड एक ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, बट माय वाइफ कुड फील दैट शी इज नॉट हैप्पी, तो उसने हम मुझसे बात की, उसने खुद भी ये फील किया, तो उसने उसके हस्बैंड को साइड में लेके जाके बोला आप एक बार अपनी वाइफ से वापस बात कर लीजिए। ओके। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, वी शुड नॉट स्टॉप इट, बट हमें फील हुआ कि ये सही चीज नहीं कर रहे हम, तो एक बार आप बात कर लीजिए। हमने उसको बोला, तो शी स्पोक टू हर हस्बैंड, ही स्पोक टू हर वाइफ एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वो बोली कि मुझे ये नहीं, मुझे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है। सो आज इट इज एन इमोशनल डिसीजन और लकीली माय वाइफ कुड सी दैट एंड टिल टुडे they are giving us references, and the kind of references that they have given us nobody can give us, and plus that trust, and we also felt happy because वो जब वो खरीद रही थी, उसने जब वो दूसरा घर खरीदा, she felt happy। और जब आप मैं बिकॉज मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी मानता हूं, तो मैं ये बिलीव करता हूं अगर आप किसी को खुशी दोगे ना तो आपको 10 टाइम्स मिलनी ही है। तो ये जो बिजनेस है ये खुशियों का बिजनेस है। हाँ, आप हैप्पीनेस बांटो, हाँ, वो दुगनी होके आपकी तरफ आएगी। यस। तो अगर कोई ब्रोकर इसे समझता है कि मुझे इसको ये चिपकाना है या कुछ बेचना है, अगर ये तरीके का बिजनेस कर रहे हो, तो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो एंड अप बाइंग समथिंग फॉर यू विच इज नॉट करेक्ट। सो आई डोंट थिंक सो वन शुड स्पॉइल दिस प्रोफेशन बाय डूइंग सो। ओके, तो अब हम आ गए एक और प्यारी सी लोकेशन से। हम लोकेशन पे लोकेशन बदल रहे हैं और प्यारे व्यू का लुत्फ उठा रहे हैं। थोड़ा सा जब ये फ्लैट्स वगैरह खरीदे जाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदे जाती हैं, तो ये मुंबई की प्यारी स्काईलाइन जो है, इस स्काईलाइन को खरीदने से पहले हमारे जो खरीदार हैं, खास करके जो हमारे इंडियन खरीदार हैं, वो डेफिनेटली लीगैलिटीज देखेंगे, वो देखेंगे कि प्रॉपर्टी का व्यू कैसा है। ये सब बातें तो देखने ही वाले हैं, कॉस्ट देख ली जाएगी, सब देख ली जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक हमारे इंडियन सोसाइटी में एक वास्तु का जो रोल है, वो रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और लोग डील्स रिजेक्ट और एक्सेप्ट वो रोल के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से बहुत करते हैं। सो आपका क्या मानना है कि रियल एस्टेट की दुनिया में वास्तु का रोल कितना है? तो मैं पहले अपने बारे में बात करूंगा। तो मैं खुद प्रेमपुरी आश्रम है चन्नी रोड में, वहाँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु 13 साल से सीख रहा हूँ। ओके, तो मैं खुद वास्तु बिलीवर हूँ। तो अगर कोई क्लाइंट मानता है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और कोई नहीं मानता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओन चॉइसेस, राइट। बट मुंबई में मैक्सिमम जो बड़ी प्रॉपर्टी ली जाती है उसमें वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट
कर रहा है आज की तारीख में। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी वास्तु वाले देखे हैं जो पर सेकंड चार्ज करते हैं, पर सेकंड, घर से निकलते ही और वहां प्रॉपर्टी पे पहुंच के घर तक पहुंचने तक का भी चार्ज करते हैं। तो जैसे हर तरीके के डॉक्टर होते हैं वैसे वास्तु वाले भी है पूरे मुंबई में। वास्तु इज अ साइंस बेसिकली। जैसे कि अभी आपने जो फ्लैट देखा, राइट, ये बेरसेल फ्लैट है, करेक्ट। तो आप अपने हिसाब से इसमें बहुत सारा वास्तु मॉडिफिकेशन कर सकते हो। प्लस ये पर्टिकुलर फ्लैट में साउथ वेस्ट में आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है, राइट, तो ये एडवांटेज होता है। साउथ वेस्ट में अगर वो जो ओनर को मास्टर बेडरूम मिल जाए तो वो वास्तु में बहुत अच्छा प्रभावित, मतलब अगर आप जो घर का ओनर है उसे साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में सोना चाहिए। अच्छा, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अ पर्सन। आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर बिकॉज इट्स अ बेरसेल फ्लैट वी कैन मैनेज द एंट्री ऑल्सो, करेक्ट। और आपका किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, आपका ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए। ओके, और ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी माइनर चीजें भी होती है, बट सबसे ज्यादा ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपका ब्रह्म स्थान है वो खाली होना चाहिए, वहां बाथरूम नहीं होना चाहिए। आपके नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम होता है तो चलता है। सो कुछ चीजों का नॉलेज एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमें होना चाहिए, बट बिकॉज आई लव वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी सो मुझे नॉलेज है। बट एज अ प्रोफेशन मैं कभी मेरा रियल एस्टेट और वास्तु शास्त्र का नॉलेज क्लाइंट पे दोनों साथ में नहीं करता। ये मेरे लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिकॉज अदरवाइज कभी कभी क्लाइंट को लगता है इसको ये फ्लैट इसको बेचना है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि लेकिन वो एक एड ऑन हेल्प भी तो हो सकती है ना किसी क्लाइंट को। 100% होती है। आपकी जो नॉलेज है, दो नॉलेज मिल जाए। अगर कोई क्लाइंट सामने से पूछे तो मैं बता देता हूँ, वरना कोई बात नहीं। लेकिन आजकल डेवलपर्स भी ये चीज में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ईस्ट वेस्ट एंट्री दे, नॉर्थ ईस्ट खुला हो बिल्डिंग में, ब्रह्मस्थान क्लियर हो, तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम ना आए। ये सब चीजें इवन डेवलपर्स ध्यान रखते हैं आजकल। तो बनते ही है वास्तु स्पेसिफिक, यस करेक्टली सब। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं आजकल बॉम्बे में, वो लोग भी वास्तु पे ध्यान देते हैं। ओके, तो बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एंड it is the demand of the public. So 70% of the people that I come across believes in vastu. Okay, so मतलब अगर आपको एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको वास्तु की नॉलेज भी ले लेनी चाहिए। एडेड एडवांटेज। जैसे मैं तो 13 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक रियल एस्टेट एजेंट को बोलूंगा कि वास्तु का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत जरूरी है। सही बात है, बहुत बढ़िया। सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट बनने की, तो वास्तु की जो नॉलेज है वो तो है ही, लेकिन क्या इसमें कोई एग्जाम या आपको कोई एग्जाम देनी पड़ती है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है? देखो, अगर आपको प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है या एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो अभी मोदी जी के हिसाब, मतलब जो उनके शासन में एक रूल लाया जाएगा कि because so many astrologers and vastu consultants are coming up in Instagram also especially, right. तो एक उसकी एग्जाम होने वाली है, या एग्जाम हो ही रही है, बट anybody who is coming and promoting himself as an astrologer or vastu consultant should have given that exam. करेक्ट। जैसे तो आप वो मेरे हिसाब से जरूरी है। जैसे आप रेरा की एग्जाम देते हो, रेरा सर्टिफाई होते हो, और आप इस रियल एस्टेट के बिजनेस में एक नॉलेज के साथ एंटर होते हो, उसी हिसाब से आप वास्तु की भी एग्जाम अगर आप वास्तु प्रोफेशनल हो तो यस, बट जैसे मैं रियल एस्टेट हूं तो ये मेरे लिए एडेड नॉलेज है, बट सो आई एम नॉट अ सर्टिफाइड वास्तु प्रोफेशनल, बट या हैविंग सेड दैट आई एज अ हॉबी आई हैव अ नॉलेज। या सुपर, बहुत बढ़िया। और जहां हम इस फ्लैट पे खड़े हैं, यहाँ से प्यारे सिद्धि विनायक के दर्शन ये सामने हो रहे हैं, तो मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट वास्तु करेक्शन एवर। यस मतलब प्रॉपर्टीज में ऐसा होना बहुत ही प्यारा है। और ये जो हमारी मुंबई की स्काईलाइन है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये तो करेक्ट, एकदम कहते हैं ना कि वास्तु करेक्टेड पूरी सिटी ही है। इसीलिए तो इतनी ज्यादा मुंबई ऐसे भी बहुत प्रॉस्परस है, आप देखोगे, और अभी तो ऐसे भी मुंबई और प्रॉस्पर होगी। चलो, बहुत बढ़िया। सो आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम खाली इतना हमारे ऑडियंस को बोलेंगे कि आपको कभी भी किसी भी समय सर की कोई एडवाइस चाहिए हो,
या आपको उनसे सवाल पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो सवालों के जवाब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारी लिंक्स मेंशन कर दूंगा जो उनके की तरफ पहुंचाए, ताकि अगर आप उनको रीच आउट करना चाहते हो, आप उनको लिखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो उनकी वेबसाइट की लिंक, उनके सोशल हैंडल्स मैं सब मेंशन कर दूंगा। इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रीच आउट टू हिम। ओके, सो इस वीडियो को एंड करते हुए क्विकली आपसे एक टिप्स हमें चाहिए, और वो टिप्स थोड़े अलग हैं। अगर मेरे ऑडियंस में से किसी को दीपक गाला बनना हो, मतलब आप ही की तरह एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना हो, तो उनके लिए कुछ टिप्स। Be authentic, work hard, and pass your ERA exam. That is most important if you want to become a real estate consultant, and do work with authenticity. ओके, सुपर। सो इन गोल्डन लाइंस के साथ कुछ मैं थोड़ा ऐड करूंगा, ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये गोल्डन लाइंस इस वीडियो को बहुत सब लोगों तक पहुंचाएगी, और वो जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको और प्रोत्साहन देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।